हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विज्ञान के इस भाग में हम प्रतिरोधकों के संयोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों के संबंध में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम इसके पहले हमने जाना था कि जो प्रतिरोधकों का संयोजन होता है यह दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में दो प्रकार के संयोजन के बारे में हमने जाना। इनके संयोजन में हमें किस प्रकार के इनमें अंतर होता है इसको यहाँ पर हम सीखेंगे और इन संयोजनों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो प्रतिरोधकों का संयोजन क्या होता है? जब एक से अधिक प्रतिरोधक होते हैं तो उनको एक दूसरे से कंबाइंड करने की जो युक्तियां होती हैं वह प्रतिरोधकों का संयोजन होता है और यह दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम में संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो तरीके से हम इसको देख पाते हैं। यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार से होता है? जब किसी एक प्रतिरोधक का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ और यही क्रम आगे बढ़ता जाए तो यह जो संयोजन का क्रम होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन प्रतिरोधक हैं तो तीनों प्रतिरोधकों को हम इस तरह से एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। ये प्रतिरोधक हो गया, इसका सिरा ए और सिरा बी, सिरा ए सिरा बी। अब इसी के साथ दूसरे प्रतिरोधक के सिरे को हम कंबाइन कर देंगे तो इसका सिरा ए और इसका सिरा बी और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तीसरे प्रतिरोधक के लिए। यहां पर देखेंगे कि तीन प्रतिरोधक इसके सिरे ए बी हैं, इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। एक प्रतिरोधक का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसका अंतिम सिरा बी है और इसका प्रारंभिक सिरा ए है तो ए से ए और बी यहाँ पर कंबाइन हो गए। इसका अंतिम सिरा बी है
और तीसरे वाले प्रतिरोधक का प्रारंभिक सिरा ए है। तो इस प्रकार से किसी प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को अगले वाले प्रतिरोधक के प्राथमिक सिरे से जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन जैसी बन जाती है प्रतिरोधकों का। तो यह जो कॉम्बिनेशन है इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। और इसी तरह से इन तीनों प्रतिरोधकों को हम एक और तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, जहां पर कि तीनों प्रतिरोधकों के पहले वाले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे वाले सिरे दूसरे बिंदु से कंबाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों प्रतिरोधकों के ए सिरे को हम एक स्थान पर कर देते हैं और बी सिरे को दूसरे स्थान पर कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो संयोजन बनता है, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से धारा संचार। तो ये समांतर क्रम में संयोजन है। तो ये दोनों संयोजन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों संयोजन में किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, किस प्रकार से इनका प्रतिरोध और इनका विभवांतर किस प्रकार से प्रभावित होता है, या दोनों में क्या अंतर होता है। जो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है इसमें धारा का मान समान होता है, क्योंकि धारा के लिए एक रास्ता मिल जाता है, एक ही रास्ता होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होता है, यानी एक ही धारा प्रवाहित होती है। भले ही इनका प्रतिरोध अलग अलग हो, मान ली R1, R2 और R3 इनके प्रतिरोध हैं तथा विभवांतर V1, V2 व V3। तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है इसमें धारा का मान समान होता है, क्योंकि धारा के लिए एक रास्ता मिलता है और उसी रास्ते से धारा प्रवाहित होती है। और ये समांतर क्रम जो होता है, तो समांतर क्रम में ये धारा के लिए तीन अलग अलग मार्ग हो जाते हैं, इसलिए तीनों में अलग अलग जो है धारा का जो है प्रवाहित होती है। इसमें मान लेते हैं इसमें I1, I2 और I3, इस प्रकार से तीनों प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। तो इनका प्रतिरोध जो है तीनों का R1, R2, R3 तीनों का प्रतिरोध यहाँ पर मान लेते हैं R1, R2 और R3, तीनों का विभवांतर समान होता है, क्योंकि विभवांतर तीनों प्रतिरोधकों के जो संयुक्त कॉम्बिनेशन में हमको केवल दो सिरे प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों सिरों में जो है विभवांतर समान होता है, धारा का मान अलग अलग रहेगा और प्रतिरोध का मान
अलग अलग होता है। तो यही अंतर होता है। श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है उसमें धारा I का मान समान होता है, और समांतर क्रम में जो संयोजन होता है इसमें विभवांतर समान होता है। यहां पर विभवांतर भी का मान समान होता है। तो ये अंतर होता है। अब यहां पर हमको देखना है कि दोनों प्रकार के संयोजन में जो उनका पूरा प्रतिरोध है, जिसको समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, ये क्या होता है, और इसमें दोनों प्रकार के संयोजन में किस प्रकार से हम समतुल्य प्रतिरोध में अंतर पाते हैं। तो यहां पर हम श्रेणी क्रम में संयोजन देखेंगे। इसमें हम मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोधक हमारे पास है। मान लिया 3 प्रतिरोधक है। इस प्रकार से इनके प्रतिरोध R1, R2 व R3, इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है। इनके विभवांतर V1, V2 और V3 और समान धारा I प्रवाहित हो रही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा I का मान समान होता है। तो यहां पर ये जो संपूर्ण संयोजन है इसका पूरा प्रतिरोध का मान क्या होगा, इस बात को हम जानेंगे। तो ये संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यहां पर विभवांतर, धारा और प्रतिरोध में संबंध V = R × I। इस संबंध से हम इस तीनों प्रतिरोधकों में इसका संपूर्ण प्रतिरोध इससे ज्ञात करेंगे। तो चूंकि धारा का मान इसमें समान होगा, तो श्रेणी क्रम में है तो धारा का मान समान है, बाकी तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है, R1, R2, R3, और विभवांतर भी तीनों का अलग अलग है। तो यहां पर संपूर्ण समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहां पर देखेंगे तो पहले प्रतिरोधक के लिए अगर इसका विभवांतर V1 है तो इसको ये हो जाएगा V = R × I से R1 × I। और इसी प्रकार से अगर दूसरे प्रतिरोधक की बात करें तो V2 = R2 × I, और तीसरे के लिए इसी प्रकार से V3 = R3 × I। अगर इन तीनों को हम संबंध के रूप में मान सकते हैं और एक कंबाइंड सीरीज का हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो हम तीनों संबंधों को संयोजित कर देते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। V1 + V2 + V3 = R1I + R2I +
R3 I। यहाँ पर I कॉमन आ जाता है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से यहाँ पर। तो अगर ये हम मान लें कि संपूर्ण जो इनका विभवांतर है, यानी दोनों सिरों पर जो बैटरी के ऊपर दोनों सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर है, V1 V2 V3 का मान अगर इस संयुक्त रूप से अगर हम कैपिटल V ले सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इसका मान जो है हमारा कैपिटल V हो जाता है, मतलब संपूर्ण इनका योगफल तीनों का V हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो V अपान I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हो जाता है, और V अपान I इज इक्वल टू R होता है, यहाँ से लिखेंगे तो V अपान I की जगह हम R प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये R जो होता है ये संपूर्ण प्रतिरोध हो जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध है, यह तीनों प्रतिरोधकों के R1 R2 प्लस R3 तीनों प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर हमको प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर इनका प्रतिरोध 3 ओम है, 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, ये तीनों को एक साथ संयोजित करने से 3 2 5 4 9 ओम, इस तरह से हमको इनका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी समांतर क्रम में संयोजित जो सब प्रतिरोधक हैं, उनका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, उन सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों का संपूर्ण योगफल के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि समांतर क्रम में किस प्रकार से समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध से अंतर में आता है। यहाँ पर 3 प्रतिरोधक ले लेते हैं, जिनको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोधक संयुक्त होते हैं, इनके पहले वाले सिरे, सभी के पहले वाले सिरे एक साथ और दूसरे वाले सिरे एक साथ संयुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि धारा के लिए हमें अलग अलग मार्ग मिल जाते हैं। जितने भी प्रतिरोधक होंगे, धारा के लिए मार्ग अलग अलग होगा, तो धारा भी अलग अलग बहेगी। तो धारा इसमें I1 I2 I3 इस तरह से ले सकते हैं। इनका विभवांतर समान होता है, क्योंकि दो या तीन जो भी प्रतिरोधक हैं जो संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, इनके सिरे एक साथ होते हैं, तो इनका विभवांतर एक होगा। प्रतिरोध में अंतर होता है, इसमें प्रतिरोध R1 R2 R3, इस प्रकार से तीनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो जब इनका समतुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, तो इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से
श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध से अंतर में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे धारा, पहले वाले प्रतिरोधक में धारा I1, तो V इज इक्वल टू R इंटू I सूत्र से, तो I1 इज इक्वल टू V अपान R1, ये पहले वाले प्रतिरोधक के लिए है। इसी प्रकार दूसरे वाले प्रतिरोधक के लिए I2 इज इक्वल टू V अपान R2, ये दूसरा, और तीसरे में I3 इज इक्वल टू V अपान R3। ये तीनों संबंध प्राप्त हो जाते हैं। अगर तीनों संबंधों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, यहाँ पर V जो है कॉमन ले सकते हैं, तो V जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और यहाँ पर अगर धारा का संपूर्ण मान हम एक राशि के रूप में I के रूप में स्वीकार कर लें तो यहाँ पर हमको मिलेगा I इज इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये को हम पक्षांतर कर सकते हैं, I अपान V इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R। तो यहाँ पर I अपान V इज इक्वल टू 1 अपान R लेकर के हम C1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, यहाँ पर हमको समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है तो उस क्रम में संयोजित किए गए सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों का योगफल उसका संपूर्ण प्रतिरोध होता है या उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों प्रकार के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और उसमें क्या अंतर होता है, यहाँ पर हमें इस बात को जानना है। अब हमको अगर कोई भी सीरीज दिया गया है, प्रतिरोधकों का संयोजन है, तो उस पर आधारित जो है आंतरिक प्रश्न आते हैं, हमको दिया जाता है। तो किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई 4 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। 4 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं और इन्हें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों क्रम में हमें जोड़ना है और जोड़ करके उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 4 ओम के तीनों प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हमको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि भी हमने देखा है। तो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है तो उन प्रतिरोधकों में संयुक्त सभी प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर R मीन्स R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो जितने भी प्रतिरोधक रहेंगे उनके प्रतिरोधों का योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ बताया गया 4 ओम के तीनों प्रतिरोधक हैं। तो यहाँ पर 4 ओम को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के
12 ओम हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में इसी तरह से समांतर क्रम में हमको अगर ज्ञात करना है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 R2 R3 एंड सो ऑन। तो इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, तीनों कंबाइन कर लेंगे। ये हो जा रहा है हमारा 3/4 ओम। ये पूरा प्रतिरोध। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध आया है वो 12 ओम है, और उन्हीं प्रतिरोधकों से निर्मित जो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध आया है वो 3/4 ओम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध है वह समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक आया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हमें प्रतिरोधकों के मान ज्ञात हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमको दोनों श्रेणियों में एक साथ भी दिया जाता है कि ऐसा संयोजन जिसमें कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक साथ संयुक्त हो, तो इस तरह से भी हमको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए या फिर उस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक आरेख के माध्यम से मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिरोधकों को कुछ इस तरह से कंबाइंड किया गया। यहाँ पर मान लीजिए 3 प्रतिरोधक हमको दिए गए, 3 प्रतिरोधक, तो 3 प्रतिरोधकों को इस तरीके से कुछ जोड़ा गया। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 प्रतिरोधक हैं जिनके प्रतिरोध मान लीजिए 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, इनको इस तरह से जोड़ा गया है। यहाँ पर बैटरी है इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया। तो अब इन तीनों प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों प्रतिरोधकों में जो है दोनों प्रकार का संयोजन हमारे सामने आता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो दोनों स्थितियां यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 ओम और 2 ओम जो नीचे बने हुए हैं ये श्रेणी क्रम में इनका संयोजन है, और ये बाकी जो ये ऊपर वाला 2 ओम है, इन बाकी 1 ओम तो था 2 ओम के सापेक्ष समांतर क्रम में। तो पहले हम इनको श्रेणी क्रम में इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1 ओम और 2 ओम का समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो ये हमारा 3 ओम हो जाता है। तो 3 ओम हो गया, और यहाँ पर 2 ओम ऊपर है, ये हो गया 2 ओम। अब ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में हो गए, सॉरी समांतर क्रम में हो गए। अभी समांतर क्रम में हो गए, इनका समांतर क्रम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उस तरह से 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम 1/3 ओम 1/, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 5/6, ये ओम हो गया। 1/r इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है r इक्वल टू 6/5 ओम, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.2 ओम। तो ये जो है हमारा
जो पूरे संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आया, जिसमें कि दोनों प्रकार का संयोजन हमारे सामने है। ये दोनों श्रेणी क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके फिर इसके अगले वाले जो प्रतिरोधक हैं दोनों को आपस में समांतर मानते हुए इनका समतुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों प्रकार के संयोजनों में हम अलग अलग तरीके से हमको ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझना होता है कि कहाँ पर और कौन कौन से जो प्रतिरोधक हैं वो श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं और कौन से उनके सापेक्ष समांतर क्रम में, तो आसानी से हम उनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।